अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते बायोकेमिस्ट्री का। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे। देखो अमाइनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन था ना, वो हमने कैसे किया था। सबसे पहले कुछ हमारे पास थे जिनकी साइड चेन कैसी थी, नॉन पोलर थी, है ना, और कुछ हमारे पास थे जिनकी साइड चेन पोलर थी, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो जो नॉन पोलर की कैटेगरी में आए थे वो हमारे पास कौन कौन से थे, हमने याद किया था GAPVIL, कैप, विल एंड देन MFT यानी कि मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। MFW, यस, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो इन चीज़ों से हमने याद कर लिया था ये पूरा नॉन पोलर, ठीक है। सॉरी, इट वाज W, दैट इज़ ट्रिप्टोफैन। तो ये सारे हमारे नॉन पोलर थे। पोलर जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, कुछ तो होते हैं जो अनचार्ज्ड पोलर होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिनकी साइड चेन के ऊपर कोई चार्ज नहीं। कुछ होते हैं पॉजिटिवली चार्ज एंड कुछ होते हैं नेगेटिवली चार्ज पोलर। सबसे पहले हम जो है अनचार्ज वाला कवर करेंगे, जो अमाइनो एसिड पोलर हैं प्लस अनचार्ज हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अनचार्ज पोलर में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं। सीरीन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास थ्रियोनिन आ जाता है, ST, सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन आ जाता है। एंड देन एस्पेरेजीन आ जाता है, एस्पेरेजीन को हम N से डिनोट करते हैं। देन हमारे पास ग्लूटामीन आ जाता है, ग्लूटामीन को हम Q से डिनोट करते हैं। एंड देन हमारे पास टायरोसिन, जिसको हम Y से डिनोट करते हैं। तो ये सारे आ जाते हैं, दैट इज़ S, T, C एंड Q एंड Y। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, ये हमारे कौन से होते हैं, पोलर हैं ये, ठीक है। दे आर पोलर, पर ये कैसे हैं, अनचार्ज्ड हैं। पोलर हैं बट अनचार्ज्ड हैं, ठीक है। तो इनका ये याद रखना है, सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पेरेजीन, ग्लूटामीन एंड टायरोसिन। ये हमारे पास पोलर हैं एंड अनचार्ज्ड हैं। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर और डिटेल के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पोलर वाले अमाइनो एसिड देख रहे हैं। पोलर अमाइनो एसिड जो उनसे होते हैं, जिनकी साइड चेन में जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ, ठीक है। और वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं। हाइड्रोफिलिक वही वाटर लविंग हो जाते हैं। तो ये 6 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि पोलर हैं और अनचार्ज्ड हैं, ठीक है। ये याद कर सकते हैं। अब इनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं वन बाय वन। ये हमारे पास सीरीन है। सीरीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, सीरीन का ये तो हमारा पूरा अमाइनो एसिड, कॉमन अमाइनो एसिड होता है ना, ये होता है पूरा हमारा R ग्रुप। तो सीरीन के R ग्रुप में आप देखोगे एक कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच्ड होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होता है। ये हो गया सीरीन का स्ट्रक्चर। थ्रियोनिन के स्ट्रक्चर में भी ये इतना अमाइनो एसिड आपको लग रहा है। थ्रियोनिन के स्ट्रक्चर में देखो, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, एक जगह मिथाइल हो गया, एंड एक जगह हाइड्रोजन हो गया, एंड एक जगह ये पूरा एक ग्रुप हो गया। तो आप देख रहे हो, ये एक कार्बन है एंड ये एक कार्बन है। तो थ्रियोनिन के अंदर आपको 2 कायरल कार्बन मिलते हैं। और हम एक पहले लेक्चर में देख चुके हैं, एक और ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके अंदर 2 कायरल कार्बन मिलते हैं। तो आप उसको बता सकते हो कमेंट करके कि कौन सा वो कायरल कार्बन है, ठीक है, जिसके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके अंदर 2 कायरल कार्बन होता है। थ्रियोनिन के अंदर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिस्टीन के बारे में। सिस्टीन का स्ट्रक्चर, सिस्टीन के पास ये होता है CH2, एंड ये वाला ग्रुप होता है SH ग्रुप, जिससे ये क्या बनाता है, बॉन्ड बना लेता है। सल्फाइड बॉन्ड जो होता है वो सिस्टीन फॉर्म करता है। देन एस्पेरेजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, एस्पेरेजीन का, ठीक है। एक हमारे पास ये CH2 ग्रुप होता है। देन इस वाले कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच्ड होती है एंड एक अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पेरेजीन। ग्लूटामीन में आप देख सकते हो, ठीक है, ग्लूटामीन में ये होता है 2 CH2 होते हैं, 1 एंड 2। ग्लूटामीन आप देखोगे ना, ये अमाइड फॉर्म होता है। ग्लूटामीन इज द अमाइड फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन, जो कि हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं, नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, ठीक है, ग्लूटामेट। और ऐसे ही एस्पेरेजीन जो होता है ये अमाइड फॉर्म होता है किसका, एस्पार्टेट का। अभी जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो आप उसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ ये अमाइड ग्रुप का फ़र्क होता है, ठीक है। इसमें देखो, ये अल्फ़ा कार्बन होती है, ये बीटा कार्बन होती है। तो इसके अंदर अल्फ़ा एंड बीटा कार्बन तक चीज़ें जाती हैं। इसके अंदर होती है अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन एंड गामा कार्बन। ग्लूटामीन के अंदर गामा कार्बन तक काउंटिंग होती है।
एंड देन ये पूरा अमाइड ग्रुप लगा हुआ होता है एंड इसमें भी ये पूरा अमाइड ग्रुप लगा हुआ होता है। सो एक एस्पेराजीन का स्ट्रक्चर हो गया, ग्लूटामीन का, एंड एक होता है टायरोसिन। सो टायरोसिन के स्ट्रक्चर में तो रिंग होती है, ये पूरा क्या है, टायरोसिन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये चीज़ें याद रख लेनी है, कौन कौन से, ये सारे याद रखने। क्या है ये, अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है बट क्या है, पोलर है, अनचार्ज्ड है बट पोलर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अनचार्ज होते हैं एंड पोलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला हम देख लेते हैं सीरीन। सीरीन का स्ट्रक्चर आप खुद भी बना सकते हो। सबसे पहले तो बस आपको क्या करना है, एक कार्बन तो हमारा है ही कायरल कार्बन, ठीक है, उसके साथ तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो, एक जो है अमाइनो ग्रुप जोड़ दो NH3+, ठीक है, और एक यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाएगा। एंड देन जो दूसरा कार्बन होता है उससे हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है एंड 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाता है। सो ये सिंपल सा सीरीन का स्ट्रक्चर होता है। सीरीन में आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। कहीं भी पूछा जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से अमीनो एसिड में होता है, सीरीन में होता है। हाईली पोलर होता है एंड हाइड्रोफिलिक होता है। पोलर हम ये सारे पढ़ ही रहे हैं, ये पोलर है, याद रखना। नॉन पोलर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम पोलर पढ़ रहे हैं। पोलर में हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, जो अनचार्ज पोलर है, ठीक है। और इनका फॉस्फोराइलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फॉस्फेट अगर अटैच करना हो। एंड ऑल्सो ये जो है प्रोटीन एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। एंजाइम की एक्टिव साइट में आपको सीरीन मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। सो मोस्टली एंजाइम की आप देखोगे बहुत से एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके एक्टिव साइट्स में सीरीन प्रेजेंट होता है। एंड सीरीन जो होता है ना, इट इज़ द प्रिकर्सर। जितने भी हमारे प्यूरिन्स बनते हैं, और जैसे ग्लाइसिन जो है दूसरे अमीनो एसिड, जैसे ग्लाइसिन हो गया, प्यूरिन हो गया, इसका ये क्या होता है, प्रिकर्सर होता है सीरीन, ठीक है, एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड अदर अमीनो एसिड, जैसे ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है ये। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं साइड चेन, दैट इज़ हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है थ्रियोनीन। थ्रियोनीन के पास 2 कायरल कार्बन होता है, ठीक है, एक ये वाला कायरल कार्बन होता है, एक ये वाला, क्योंकि इस दोनों के पास अलग अलग ग्रुप है। देखो इस वाले कार्बन को देखो, पहले वाले को मैं बता रही हूँ, एक ये इसके पास ग्रुप है, एक ये इसके पास ग्रुप है, 3 ग्रुप, एंड ये पूरा 4 ग्रुप। सो 4 अलग अलग ग्रुप हो गए। ऐसे आप इसको देखो 1 2 3 एंड एक ये पूरा ग्रुप इसके पास है, तो इसलिए दोनों कैसे हैं, कायरल कार्बन है। सो इसके पास भी साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक मेथाइल ग्रुप भी इसमें अटैच्ड होता है। और सीरीन जैसे ये फॉस्फोराइलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ऑल्सो ये आइसोल्यूसिन की बायोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रियोनीन, ठीक है। और दूसरा अमीनो एसिड लो, यहीं पे आ गया आंसर, आइसोल्यूसिन ही था, जिसके पास 2 कायरल कार्बन होता है, और थ्रियोनीन के पास भी 2 कायरल कार्बन होता है। सो सिर्फ थ्रियोनीन एंड आइसोल्यूसिन ही ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनके पास जो है आइसोल्यूसिन के पास ही क्या होते हैं, 2 कायरल कार्बन होते हैं दोनों के पास। एंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टीन, ठीक है। सिस्टीन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सिस्टीन जो होता है, इसका जो साइड चेन होता है, इसको हम बोलते हैं थायोल ग्रुप। सो इसके पास ये जो SH ग्रुप होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, थायोल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये क्या बना देता है, सल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड। सो ये कौन से बॉन्ड बनाता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाता है, और डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाता है, ठीक है। प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड, इसको तोड़ना मुश्किल है, टूटता नहीं है ये। सो ये एक तरीका का कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि क्या बनाता है, सिस्टीन बनाता है। जब 2 सिस्टीन आपस में मिलते हैं तो वो डाई सल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, ठीक है। तो इसलिए ये डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाता है, और इसके पास एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। ये ग्लूटाथायोन जो होता है ना, उसका प्रिकर्सर की तरह काम करता है। सो सिस्टीन इज़ अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन के लिए प्रिकर्सर का काम करता है। अ की मॉलिक्यूल इन सेल्यूलर डिफेंस अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है। सो ग्लूटाथायोन का जो है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के दौरान सेल की मदद करता है डिफेंस मैकेनिज्म में। एंड वो जो ग्लूटाथायोन होता है वो कहाँ से मिलता है, सिस्टीन से ही मिलता है। सिस्टीन इज़ द प्रिकर्सर ऑफ ग्लूटाथायोन, ठीक है।
और ये पार्टिसिपेट करता है मेटल आयन कोऑर्डिनेशन और कैटालिसिस में, ठीक है। सिर्फ याद रखना मेटल आयन कोऑर्डिनेशन और कैटालिसिस में कौन इन्वॉल्व होता है, सिस्टीन इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन फोल्डिंग में तो ये इन्वॉल्व है क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेता है। एंड स्ट्रक्चरल स्टेबलाइजेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी ये बना लेता है। तो सिस्टीन हो गया हमारे पास, सीरीन सिस्टीन, ओके। सो सिस्टीन हमने पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं एस्पेरेजीन। एस्पेरेजीन, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन एंड ये पूरा एक अमाइड ग्रुप होता है। सो साइड चेन में आपको ये अमाइड ग्रुप मिलता है। ये पूरा क्या है, देखो यहाँ पे गिवन है अमाइड ग्रुप होता है ये पूरा, ठीक है। इसी को इन्होंने ऐसे लिख दिया CONH2 विच इज अ अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप। ये पोलर होता है बट एनचार्ज है, वही हम पढ़ रहे हैं। ये प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन में इन्वॉल्व होता है। जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो है एस्पेरेजीन जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके सिंबल याद रखना, एन से डिनोट करते हैं एस्पेरेजीन को, ठीक है। और एडिशन ऑफ शुगर ग्रुप, हाँ प्रोटीन्स पे जब ऐड करना होता है ना शुगर ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट का पूरा चेन जब अटैच होता है तो वो हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन में इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है विद वाटर और अदर मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है एंड इज अ इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन डोनर इन अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस। नाइट्रोजन डोनर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन डोनर है इन अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्पेरेजिन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्लूटामीन पे। ग्लूटामीन, ठीक है। ग्लूटामीन के पास भी ये एक पूरा यहाँ पे अमाइड ग्रुप होता है एंड इसके पास देख लो अल्फा बीटा एंड गामा तक कार्बन आ रहे हैं। और ये एस्पेरेजीन पे जैसे ही होता है, बस इसकी लॉन्गर साइड चेन होती है क्योंकि इसमें गामा कार्बन आता है, इसमें सिर्फ बीटा तक था। और ये अमोनिया का कैरियर होता है, मेजर कैरियर ऑफ अमोनिया इन द ब्लड, ठीक है। सो ग्लूटामीन जो है अमोनिया को कैरी करता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ये भी इन्वॉल्व होता है, ग्लाइकोसाइलेशन में ये भी इन्वॉल्व होता है। और ग्लूटामीन याद रखना किसका प्रिकर्सर होता है, गाबा का। ग्लूटामीन इज द प्रिकर्सर फॉर गाबा। ये जो प्रिकर्सर मैं बता रहा हूँ ना, ये याद करते जाना इन पे, ठीक है। इन पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। प्रिकर्सर होता है फॉर गाबा, ठीक है, जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है एंड प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। और ये जो है एसिड बेस बैलेंस में भी क्या रोल प्ले करता है, इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा मैंने क्रिस्प करके ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं एंड दीज आर मोर देन इनफ। सो ये था हमारा ग्लूटामीन के बारे में। इनका एक बार स्ट्रक्चर ना खुद से ड्रॉ करना है। जैसे टायरोसिन हो गया, अब हम आ जाते हैं टायरोसिन पे, ठीक है। ये हटा दो। सो टायरोसिन, यस यस यस। अब हम आ जाते हैं टायरोसिन पे। टायरोसिन जो होता है इसको हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड में भी आ जाता है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड को हम वाइफ से डिनोट करते हैं, WYF, जिसमें से टायरोसिन आपका पोलर में आ जाता है, ठीक है। पोलर यानी कि अनचार्ज्ड पोलर, अनचार्ज्ड पोलर। एंड ट्रिप्टोफैन एंड आपका फिनाइल एलेनिन दोनों ही कैसे होते हैं, नॉन पोलर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड टायरोसिन का स्ट्रक्चर देखो, फिनोलिक ग्रुप होता है इसके यहाँ पे, जो कि बेंजीन रिंग से अटैच होता है। ये है इसकी बेंजीन रिंग एंड इस बेंजीन रिंग से ये एक फिनोलिक ग्रुप अटैच्ड है, पोलर हो जाता है, जिसकी वजह से ये किसका प्रिकर्सर होता है, टायरोसिन डोपामीन का, ठीक है। अगर गाबा का प्रिकर्सर पूछ रहा है तो ग्लूटामीन, और टायरोसिन डोपामीन का प्रिकर्सर होता है, या नोर एपिनेफ्रिन जो होता है, एपिनेफ्रिन सारे कैटेकोलामीन्स होते हैं। ये एपिनेफ्रिन जो होते हैं, जो हमारी जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है ना, एड्रेनल ग्लैंड, वहाँ से ये सारे ये नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। सो वो हम देखेंगे एनिमल फिजियोलॉजी में। तो अभी याद रखो ये प्रिकर्सर होता है किसका, डोपामीन का, एंड नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का प्रिकर्सर होता है। ये भी फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है
एंड सॉरी फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है स्पेशली इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, जैसे रिसेप्टर टायरोसिन जो आरटीके का पाथवे होता है ना, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस का पाथवे, उसमें टायरोसिन इन्वॉल्व होता है, नाम से पता चल रहा है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पाथवे। तो प्ले अ रोल इन एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में भी इसका रोल होता है, जैसे मेलेनिन के प्रोडक्शन में थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन। सो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में भी इसका रोल होता है। ठीक है, डोपामीन में इन्वॉल्व हो गया, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये ना पूरी चेन चलती है, कैसे टायरोसिन से डोपामीन बनता है, देन एल डोपा एंड देन नॉर एपिनेफ्रिन, देन एपिनेफ्रिन, ये पूरी ऐसे चेन चलती है। सो दिस इज अबाउट द टायरोसिन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चार्ज पोलर साइड चेन पे। ठीक है, अब देखो हमने कितने पढ़ लिए, हमने जितने भी अनचार्ज वाले थे ना वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, कोई खाली पेज नहीं है। देखो जितने भी हमने अनचार्ज वाले थे पोलर, ये हम बात पोलर की कर रहे हैं, ये मत भूलना। पोलर में जितने भी अनचार्ज वाले थे वो हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पोलर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज में याद रखती हूँ HRK से याद रख सकते हो अच्छे से। नेगेटिवली चार्ज में हमारे पास होते हैं दैट इज एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट होता है। सॉरी, सो डी से हम एस्पार्टेट को डिनोट करते हैं, डी से हम ग्लूटामेट को डिनोट करते हैं। सो DE हो गया नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। ठीक है, अब हम चार्ज पोलर साइड चेन पे आ जाते हैं। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, जिनकी साइड चेन पॉजिटिवली चार्ज होती है, एंड इन्हीं को हम बेसिक अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है इसमें लाइजीन, देन आ जाता है आर्जिनिन। लाइजीन को हम K से डिनोट करते हैं, आर्जिनिन को हम R से डिनोट करते हैं, एंड हिस्टीडीन को हम H से डिनोट करते हैं। सो आप इसको याद रख सकते हो HRK, दीज आर आवर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, अब देखो लाइजीन का स्ट्रक्चर, देखो लाइजीन का हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड देन एप्सिनॉल। ये जो काउंटिंग करते हैं ना हम ऐसे करते हैं। तो हमेशा याद रखना लाइजीन का जो होता है ना एप्सिनॉल अमाइनो ग्रुप बोला जाता है। जो हम आगे अभी बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि लाइजीन का जो एप्सिनॉल अमाइनो ग्रुप है उस पे अटैच हुआ है आके, तो इसको बोलते हैं, क्योंकि वो एप्सिनॉल कार्बन से अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है ना, इसलिए लाइजीन के स्ट्रक्चर में एप्सिनॉल अमाइनो ग्रुप होता है। ये चीज़ याद रखनी है लाइजीन के स्ट्रक्चर को लेके। दूसरा हम देखते हैं आर्जिनिन, R से डिनोट होता है, लाइजीन K से डिनोट होता है। आर्जिनिन के स्ट्रक्चर में देखो ये एक इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ये बिल्कुल यूरिया के स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, यूरिया का भी यही होता है, NH2CO NH2। ठीक है, यही कुछ स्ट्रक्चर होता है यूरिया का। सो ये भी कुछ इसी से ही डिनोट रिलेट करता है, NHC एंड देन यहाँ पे हो जाता है NH2। यहाँ पे सिर्फ ये NH2 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना ग्वानिडियम ग्रुप बोलते हैं इसको, आर्जिनिन के पास होता है ये ग्वानिडियम ग्रुप इसको बोलते हैं। ठीक है, आर्जिनिन। हिस्टिडीन में तो ये पूरी रिंग की होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो होती है 5 कार्बन की, 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, ये 5 कार्बन की जो ये रिंग होती है हिस्टिडीन पे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक और रिंग हमने पढ़ी थी, याद हो तो, हिस्टिडीन को हम H से डिनोट करते हैं, एक हमने ट्रिप्टोफैन पे पढ़ी थी, है ना। हाँ, हिस्टिडीन अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हिस्टिडीन ही आ गया, देखो इमिडाजोल रिंग बोलते हैं, एंड जो हमने एक ट्रिप्टोफैन था W, उसमें हमारी इंडोल रिंग होती है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं हो रहा। हिस्टिडीन में हमारी इमिडाजोल रिंग होती है, इमिडाजोल। ठीक है, हिस्टिडीन में याद रखना Z वाला नाम आ जाता है, इमिडाजोल ग्रुप होता है। ये जो इसका इमिडाजोल रिंग होता है ना, ये क्या कर सकता है, ये प्रोटॉन को लूज भी कर सकता है, गेन और लूज अ प्रोटॉन, जो फिजियोलॉजिकल pH होती है उस पर। ठीक है, ये जो इमिडाजोल ग्रुप होता है ना, ये गेन भी कर सकता है प्रोटॉन, लूज भी कर सकता है नियर फिजियोलॉजिकल pH। ठीक है, ऑफन ये एंजाइम की एक्टिव साइट में मिलता है। एक और एंजाइम था जो एक्टिव साइट में हमने देखा था, सीरीन, है ना, अगर याद हो तो, वो भी एंजाइम की एक्टिव साइट में मिलता है, और ये एक प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, क्योंकि ये लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है प्रोटॉन को। ठीक है, तो ये प्रोटॉन को क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। ठीक है,
प्ले अ की रोल इन बफरिंग सिस्टम में रोल है इसका ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू इंटर कन्वर्ट बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज फॉर्म, क्योंकि ये चार्ज फॉर्म और अनचार्ज फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर प्रोटॉन गेन कर लेगा या फिर अगर लूज कर लेगा तो इसकी चार्ज और अनचार्ज फॉर्म चेंज हो जाएगी ना भाई। अगर ये NH+ है तो अभी ये क्या है, अभी इसने प्रोटॉन गेन नहीं किया है और ये चार्ज फॉर्म में है। जैसे ये प्रोटॉन को गेन करेगा, मान लो ये NH2 फॉर्म में आ गया तो अब ये अनचार्ज हो गया। तो क्योंकि ये इंटर कन्वर्ट होता रहता है अपनी चार्ज और अनचार्ज स्टेट में, इसलिए इसको हम बफरिंग सिस्टम में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बफरिंग सिस्टम क्या होता है? बफरिंग सिस्टम, बफरिंग सिस्टम बेसिकली हम एक जो pH होती है उसको स्टेबल करने का काम करते हैं, बफरिंग सिस्टम हम उसको बोलते हैं। सो इसलिए हम अगर कोई pH में ज़्यादा आयन है कम आयन है उसके बेसिस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बफर हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा pH जो है वो स्टेबल रहे। और ये जो है असेंशियल है इन हेमोग्लोबिन फंक्शन, हीम ग्रुप को भी ये स्टेबलाइज करता है हिस्टडीन। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हिस्टडीन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपने आर्जिनिन आर। आर्जिनिन में ये होता है ग्वानिडियम ग्रुप, मैंने बताया था ये पूरा इसका जो ग्रुप होता है इसको हम ग्वानिडियम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये आर्जिनिन की खासियत होती है ग्वानिडियम ग्रुप, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है एंड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, हमेशा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा एंड बहुत ज़्यादा ये बेसिक होता है। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, याद रखना आर्जिनिन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में काम करता है, DNA को स्टेबलाइज भी करता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करके, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप कैसे होता है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो इंटरेक्ट कर सकता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ। और ये जो है नाइट्रिक एसिड का ऑक्साइड का प्रिकर्सर होता है, इट इज़ अ प्रिकर्सर फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये पूरा हम सिग्नलिंग में पढ़ेंगे कि कैसे बनता है एंड आई हैव ऑल्सो कवर्ड इट इन माई सेल सिग्नलिंग सीरीज। ठीक है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिकर्सर होता है वाया नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। ठीक है, और ये वैसो डायलेशन, हाँ ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम जब काम करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है आर्जिनिन से, आर्जिनिन सिट्रोलिन में कन्वर्ट होता है, पूरा प्रोसेस होता है। प्ले अ रोल इन द यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल में भी इसका रोल होता है अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आर्जिनिन, लाइजीन जिसको हम K से डिनोट करते हैं, इसके पास अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एप्सिनॉल अमाइनो ग्रुप इसके पास होता है। साइड चेन अगर आप इसकी देखेंगे लॉन्ग एलिफेटिक चेन होती है, इस पे अमाइनो ग्रुप पे एंड हो रही होती है। मॉडिफिकेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन, जैसे एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप अगर ऐड करना हो, मिथाइल ग्रुप ऐड करना हो, यूबिक्विटिलाइनेशन करना हो। यूबिक्विटिनेशन होता है जिसमें हम किसी भी प्रोटीन को जो है वो टैग कर देते हैं, यूबिक्विटिन से टैग कर देते हैं और फिर उसके बाद वो डिग्रेड हो जाते हैं प्रोटीन। ठीक है, यूबिक्विटिन के टैग्स जो होते हैं वो इसी पे लगते हैं। लाइजीन जो होता है ना, क्योंकि प्रोटीन क्या अमाइनो एसिड का मिलके बना हुआ होता है ना, और जो लाइजीन अमाइनो एसिड होता है ना उसके ऊपर ही यूबिक्विटिन के टैग लगते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यूबिक्विटिनेशन में ये इन्वॉल्व हो रहा है। और ये स्टेबलाइज करने में भी इन्वॉल्व होता है, DNA इंटरेक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो DNA से बाइंड कर जाता है। और ये असेंशियल अमाइनो एसिड आता है, अभी हम असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड पढ़ेंगे, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। सो असेंशियल अमाइनो एसिड क्रिटिकल फॉर ग्रोथ एंड कोलेजन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है लाइजिन। ठीक है, कोलेजन की सिंथेसिस में तो ये इन्वॉल्व होता ही होता है लाइजिन। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइजिन के बारे में। अब हम आ जाते हैं नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज में दो ही बचे हैं बेचारे, D एंड E, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। ठीक है, एस्पार्टेट को हम D से डिनोट करते हैं एंड ग्लूटामेट को हम E से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो D वाला होता है इसके पास सिर्फ बीटा ही कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एंड जो ग्लूटामेट होता है इसके पास बीटा गामा, इसकी चेन थोड़ी लंबी होती है, इसके पास गामा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एस्पार्टेट के पास बीटा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। बस यही है, एस्पार्टेट को हम D से डिनोट कर देते हैं एंड ये भी एंजाइम की एक्टिव साइट में इन्वॉल्व होता है। लेकिन याद रखना एंजाइम की एक्टिव साइट में सबसे ज़्यादा आपको सीरीन ही मिलता है। ठीक है, और ये भी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है एस्पार्टेट, और यूरिया साइकिल में भी रोल प्ले करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? जिसमें हम नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से ग्लूकोज बनाता है। सो यूरिया साइकिल में और ग्लूकोनियोजेनेसिस में यानी कि ग्लूकोज बनाने में भी इन्वॉल्व हो जाता है ये एस्पार्टेट।
नेक्स्ट हमारा बचा लास्ट, दैट इज़ ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो होता है, इसकी जो साइड चेन होती है ये थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा गामा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो इसलिए लंबी होती है। ये प्रिकर्सर होता है फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर गाबा के लिए, ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। और ये एक्ट एज अ डोनर भी काम करता है ऑफ अमाइनो ग्रुप इन अमाइनो एसिड सिंथेसिस जब होता है ना, सो अमाइनो ग्रुप का डोनर याद रखना। प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी एंड मेटल आयन बाइंडिंग में भी इन्वॉल्व होता है। पता है अभी आपको ये चीज़ें लग रही होंगी जैसे आप अमाइनो एसिड्स पढ़ते हो, बिकॉज जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ती थी कि मुझे लगता था यार मैं क्यों ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो फील आता है। बट देखो, आप पहली बार जब कोई चीज़ पढ़ते हो आपको बिल्कुल भी इसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बार आप पढ़ोगे तो आप इसको यूज टू हो जाते हो, ठीक है। एंड जब आप तीसरी बार पढ़ते हो ना तो ये आपके टिप्स पे आ जाता है, उसके बाद आप इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ओ अच्छा, आपको पता है ऐसे कौन से 2 अमाइनो एसिड है जिसके 2 कायरल कार्बन होते हैं, तुरंत आ जाएगा आइसोल्यूसिन एंड थ्रेओनीन, है ना। और ऐसे ही कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन होता ही नहीं, दैट इज़ ग्लाइसिन। कौन सा अमाइनो एसिड है जो एक्टिव साइड में सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ सीरीन। तो ये सारी चीज़ें ना जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये अपने आप आ जाएंगी। अभी जैसे हम पढ़ते हैं शुरू में लगता है यार ये तो कहीं पूछे ही नहीं जाते, बट ये बेसिक आपका क्लियर हो रहा है इन चीज़ों को पढ़ के, ये चीज़ नहीं भूलना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ वेस्ट नहीं जाता है, जो भी आप पढ़ते हैं ना आप देखोगे आगे चल के इनका इतना ज़्यादा यूज़ आएगा ना अमाइनो एसिड का। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी ये लगता था यार ये आते भी हैं क्वेश्चंस में, बट अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ पूछा गया है थ्रेओनीन एंड आइसोल्यूसिन के बारे में भी, ठीक है। सो अभी जो रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, ये जो 2 और डिस्कवर हुए दैट इज़ सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो सेलेनोसिस्टीन को लेके ना एक बहुत ही बड़ा ऐसे कन्फ्यूजन सा होता है, यू से डिनोट करते हैं सेलेनोसिस्टीन को, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो सिमिलर होता है, किसके जैसा होता है, सिस्टीन जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखता है, सिर्फ सिमिलर होता है स्ट्रक्चर, बाकी कुछ नहीं है। बस इसके अंदर सेलेनियम होता है और सिस्टीन में सल्फर होता है, इसके अंदर क्या होता है, सेलेनियम इन दिस साइड चेन, बस यही होता है। सेलेनोसिस्टीन को हम 21st स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते हैं। ये भी प्रोटीन के अंदर ही इनकॉर्पोरेट होता है जब ट्रांसलेशन करता है, बट ये बहुत ही यूनिक होता है क्योंकि कोडॉन हम पढ़ते हैं ना, स्टॉप कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करता, ये हम पढ़ते हैं, लेकिन ये यूजीए कोडॉन जो कि एक स्टॉप कोडॉन है ये सेलेनोसिस्टीन के लिए कोड करता है, ठीक है। बट इसकी भी एक शर्त होती है, एक सेलेनोसिस्टीन का एक एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस उस टाइम पे, मतलब एक शर्त होती है, अगर वो सेलेनोसिस्टीन इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट टाइप होता है, अगर वो प्रेजेंट है तो ये कोड करता है सेलेनोसिस्टीन के लिए, ठीक है। स्टॉप कोडॉन होता है और दिस स्पेशल केस इज रिजॉल्व बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक मैकेनिज्म। हाँ, बहुत स्पेसिफिक इसका मैकेनिज्म होता है, ये पूरा मैंने डिस्कस भी करा हुआ है अभी अपने चैनल पे ही, पूरा जो सेलेनोसिस्टीन का जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होता है ना, चाहे कैसे कि इनकॉर्पोरेट होता है, डायरेक्ट इसके लिए नहीं आता है, इसके लिए पहले सीरीन आता है अमाइनो एसिड के लिए, फिर बाद में वो ट्रांसफ़र होता है। तो वो पूरा प्रोसेस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आई मेंशन द लिंक, ठीक है। बस इसको याद रखना है, इसका स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होता है सिर्फ सिस्टीन के साथ, ठीक है। टीआरएनए सेलेनोसिस्टीन जो होता है ना ये एक यूनिक टीआरएनए से अटैच होता है जिसके पास एंटी कोडॉन कौन सा होता है, यूसीए एंटी कोडॉन होता है विच रिकॉग्नाइज द यूजीए कोडॉन। देखो मैं आपको बता दूँ, ये हमारा क्या होता है, दिस इज एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए पे हमारे कोडॉन लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोडॉन, और यहाँ पे हमारा ये टीआरएनए होता है, ठीक है। टीआरएनए ये होता है हमारा टीआरएनए। टीआरएनए का जो ये वाला लूप होता है इसको हम बोलते हैं एंटी कोडॉन लूप, और यहाँ पे हमारे कोडॉन लगे हुए हैं। मान लो यहाँ पे हमारा कोडॉन है एंटी कोडॉन, ठीक है। तो ये मान लो हमारा जो कोडॉन है दैट इज यूजीए, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो एंटी कोडॉन आता है ना वो आता है हमारा, हाँ, कंटेन द एंटी कोडॉन यूसीए, दैट इज यूसीए, ये होता है हमारा एंटी कोडॉन, ठीक है। और ये हमारा कौन सा होता है, एमआरएनए पे कोडॉन होता है, तो ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, एंटी कोडॉन के बीच में टीआरएनए का एंटी कोडॉन एंड एमआरएनए का कोडॉन, ये जब इसको रिकॉग्नाइज करता है
तब वहाँ पे अमाइनो एसिड जो है टीआरएनए के ऊपर इनकॉर्पोरेट होता है आके, इस तरीके से होता है। तो ये होता है सेलेनोसिस्टीन जो होता है ना, इज फॉर्म बाय मॉडिफाइंग अ सीरीन मॉलिक्यूल दैट हैज़ बीन इनिशियली अटैच टू द सेलेनोसिस्टीन टीआरएनए। सो जो सेलेनोसिस्टीन का टीआरएनए आता है ना शुरू में, उस पे सीरीन का मॉलिक्यूल अटैच होता है, वो पहले सीरीन से चार्ज होता है। इसके लिए आपको टीआरएनए की चार्जिंग समझनी पड़ेगी, कैसे टीआरएनए पहले चार्ज होता है, लाइक पूरा ट्रांसलेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको ट्रांसलेशन में ही बताऊंगी, ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस उसमें हम पूरे अच्छे से, और ये मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस आपको याद रखना है। इसमें आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है, देखो जो सेलेनोसिस्टीन होता है ना यू, ये चार्ज, इसका जो टीआरएनए होता है ना, वो पहले किससे चार्ज होता है, वो पहले सीरीन से चार्ज होता है, ठीक है। बाद में वो रिप्लेस होके सेलेनोसिस्टीन आता है। सेलेनियम ग्रुप जब इस पर अटैच हो जाता है सीरीन पे, सीरीन जब हट जाता है ना, तब सेलेनियम ग्रुप अटैच होता है एंड उसको सेलेनोसिस्टीन हम बोल देते हैं, ठीक है। तो सेलेनोसिस्टीन का जो टीआरएनए होता है वो चार्ज पहले सीरीन से होता है, ठीक है। ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया। प्लस इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो सिमिलर होता है सिस्टीन के। बस सिस्टीन से इसका कुछ ऐसे लेना देना नहीं है, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने कंफ्यूज करके पूछा था कि जैसे टीआरएनए है तो उसका जो सेलेनोसिस्टीन है उसका टीआरएनए किससे चार्ज होता है। तो अगर आपको या नाम अगर आप देखोगे सेलेनोसिस्टीन, सिस्टीन आ रहा है तो यार सिस्टीन होगा, नहीं, सेलेनोसिस्टीन का जो टीआरएनए होता है वो सीरीन से चार्ज होता है, ठीक है। इसमें नहीं कंफ्यूज हो रहा है, वो सीरीन से चार्ज होता है, सिस्टीन से कुछ लेना देना नहीं है, बस सिस्टीन से उसका थोड़ा स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। बाकी जो टीआरएनए होता है सेलेनोसिस्टीन का वो सीरीन से चार्ज होता है, ठीक है। अब ये पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर वाइज ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये एंजाइम इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे थे। सेलेनोसिस्टीन भी कुछ एक्टिव साइट में मिलता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में जो एंजाइम इन्वॉल्व है रिडॉक्स रिएक्शन में, जैसे ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज हो गया एंड फॉर्मेट डिहाइड्रोजनेज, इन सब की एक्टिव साइट में मिलता है। ये एंजाइम सेलेनोसिस्टीन को यूज़ करता है अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। सो ये था कुछ सेलेनोसिस्टीन के बारे में, ठीक है। इसका पूरा जो इनकॉर्पोरेशन वाला प्रोसेस होता है वो हम देखेंगे बाद में इन ट्रांसलेशन वाले वीडियोस में। अब हम बात करते हैं पायरोलाइसिन, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब तो यू एंड ओ भी आ जाना चाहिए आपको अमाइनो एसिड में। यू मीन्स सेलेनोसिस्टीन, ओ मीन्स पायरोलाइसिन। पायरोलाइसिन का स्ट्रक्चर लाइसिन जैसा लगता है, सिमिलर साइड चेन होती है, और ये बैक्टीरियल प्रोटीन्स में भी मिलता है पायरोलाइसिन। कोडॉन, इसको हम 22nd स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बोलते हैं, 21st है सेलेनोसिस्टीन, और ये UAG कोडॉन इसको एनकोड करता है, जो कि एक स्टॉप कोडॉन होता है। सेलेनोसिस्टीन की तरह ही UAG कोडॉन यूज़ होता है इनकॉर्पोरेशन के लिए। उसमें भी कुछ स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होता है कि कैसे जो है ये कॉड करता है इस चीज़ के लिए। प्रेजेंस अगर हम देखें, ये भी कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज में मिलता है, वेयर इट प्ले अ रोल इन स्पेसिफिक बायोकेमिकल पाथवे, ठीक है। तो इतना याद रखना है बस। अभी पायरोलाइसिन है, ओ से डिनोट करते हैं, कौन से कोडॉन से ये कॉड होता है, दैट इज UAG विच इज़ अ स्टॉप कोडॉन। एंड जो सेलेनोसिस्टीन था वो किससे हो रहा था, UGA से हो रहा था, ठीक है। सेलेनोसिस्टीन किससे हो रहा था, UGA से हो रहा था, इनमें नहीं कन्फ्यूज होना। एंड पायरोलाइसिन UAG से होता है, ठीक है। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट होने चाहिए तभी वो कॉड करता है। एंड ये हमारा 22nd है। अब ये इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये रहा सिस्टीन का। सिस्टीन में देखो SH है, और सेलेनोसिस्टीन में बस ये सेलेनियम ग्रुप आ गया यहाँ पे, सिर्फ ये डिफरेंस होता है। और ये रहा पायरोलाइसिन, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिनॉल, लाइसिन जैसा ही होता है ना, एप्सिनॉल अमाइनो ग्रुप, बस पायरोलाइसिन में ये पूरा ग्रुप आ जाता है, ठीक है। सो ये था पायरोलाइसिन का स्ट्रक्चर एंड दिस इज द सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन का स्ट्रक्चर। देखो अब हम एक बार पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने पढ़े अभी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एक बार लास्ट बार मैं बता देती हूँ, अमाइनो एसिड में हमने पढ़े नॉन पोलर, जिनकी साइड चेन कैसी होती है, नॉन पोलर होती है, एंड एक होता है पोलर, ठीक है। नॉन पोलर में हमारे पास कौन कौन है, गैपफिल, ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, एंड हमारा मिथियोनिन, and then tryptophan and phenylalanine and tryptophan, MFW, ये सारे हमारे कैसे हैं, नॉन पोलर है। पोलर अमाइनो एसिड में हमारे पास आ जाते हैं 3 तरीके के, ठीक है।
तो जो हमारे पास 3 तरीके के होते हैं उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं हमारे पास। ठीक है, 3 तरीके के पहले हमारे पास होते हैं पोलर जो कि अनचार्ज होते हैं। ठीक है, पोलर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पोलर जो कि नेगेटिवली चार्ज है। पोलर अनचार्ज में हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज सीरीन, एस से हम डिनोट करते हैं सीरीन। सीरीन के बाद हमारे पास आता है टायरोसिन, सीरीन सीरीन थ्रियोनिन, नॉट टायरोसिन। ठीक है, सीरीन आ जाता है हमारे पास एस, देन थ्रियोनिन आ जाता है, देन हमारे पास सिस्टीन आ जाता है एक एस सी टी। हाँ, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं एस सी टी, सीरीन सिस्टीन थ्रियोनिन। एंड देन हमारे पास इसी में आ जाता है एस्पेरेजिन, ग्लूटामीन एंड देन टायरोसिन, एन क्यू आई। इसको ऐसे याद रख सकते हो, एस सी टी एन क्यू आई। ठीक है, यानी कि सीरीन सिस्टीन थ्रियोनिन एंड देन एस्पेरेजिन, ग्लूटामीन एंड टायरोसिन, ये सारे पोलर होते हैं बट अनचार्ज होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज में एच आर के, दैट इज हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइजीन। एंड नेगेटिवली चार्ज में एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। हो गया ना कवर। एंड अभी जो रिसेंटली आया दैट इज यू सेलेनोसिस्टीन एंड ओ पायरोलाइसिन, सारे हो गए ना अमाइनो एसिड। और इसमें जो हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ बोलते हैं ना एरोमेटिक अमाइनो एसिड, 3 होते हैं, दैट इज WYF, वाइफ, WYF से याद रख सकते हो, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइललाइन। तो ये इस तरीके से हमने सबके बारे में डिटेल पढ़ ली है। इनमें से आपको पता है जो हमारा आइसोल्यूसिन होता है एंड हमारा जो थ्रियोनिन होता है, ये दोनों 2 कायरल कार्बन होते हैं इनके पास। सिस्टीन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। ग्लाइसिन एक कायरल होता है ना। ये सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। लाइजीन में आपने देखा है कि कैसे लाइजीन में एप्सिनॉल अमाइनो ग्रुप होता है ना। आर्जिन में ग्वानिडियम ग्रुप होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप बार बार रिवाइज करोगे आपके टिप्स पे हो जाएंगी। तो अभी के लिए हम अमाइनो एसिड अपना ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड सॉरी, आई हैव बीन क्वाइट डिस्ट्रैक्टेड, not distracted actually, I was caught up in some work. तो अभी धीरे धीरे आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ एंड जल्द से जल्द मैं पूरा कोशिश करूँगी कि हम पहले बायोकेमिस्ट्री कवर कर लें एंड उसके PYQs जल्दी से कवर करें इन फरवरी। सो फरवरी में हम बायोकेम पूरा कर लें, प्लस PYQs हम टिप्स पे कर लें एकदम अच्छे से। पूरे 100 PYQs हम करने वाले हैं, ठीक है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के। तो जस्ट फैब में पूरा फैब आप मेरे को दे दो एंड आई विल बी कंप्लीटिंग दी बायोकेमिस्ट्री इन फैब, ठीक है। एंड देन आगे का फैब के बाद डिसाइड करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।